जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 के अंदर हिस्ट्री डोमेन पढ़ने वाला है या हिस्ट्री डोमेन का टेस्ट देने वाला है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको 2 क्लासेस पहले दे चुका हूं, ईंट मनके तथा अस्थियां, चैप्टर नंबर 1। ठीक है भाई, हिस्ट्री डोमेन जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 के अंदर हिस्ट्री डोमेन पढ़ने वाला है या हिस्ट्री डोमेन का टेस्ट देने वाला है भाई, ना इधर भटके ना उधर भटके, सीधे के सीधे यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करे। और यूनिमॉन्क्स पर सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेटा आपको मेरी वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री डोमेन की, और एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से कराया है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। प्रारंभ करते हैं उससे पहले भाई दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के साथ में जो भी बच्चा 2024 सीयूईटी 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। आज बेटा हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही एक नई तकनीकी तथा प्रश्न, नई टेक्नोलॉजी क्या आई या फिर जो नई तकनीकियों के थ्रू किस तरीके से सभ्यता की खोज की गई थी। तो बात करते हैं 1944 में। याद रखिएगा ये तिथि, ये बिल्कुल याद रखने योग्य है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने कौन? R.E.M. व्हीलर। कौन? R.E.M. व्हीलर। याद रखिएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की समस्या का समाधान किसके द्वारा किया गया था। तो ये नाम क्या है? R.E.M. व्हीलर। ये कब बने थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर? आप अगर ये पूरा आपसे नाम में दिक्कत आए तो इतना याद रखना, ASI भाई क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल 1944 में कौन बने थे बेटा? तो इनका नाम था R.E.M. व्हीलर। इस समस्या का निदान किया, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन के पश्चात, भाई उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? यहां पर भारत के विभाजन के पश्चात, किसके? इंडिया के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से बेटा? हड़प्पा और मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो बेटा किस में चले गए? तो ये पाकिस्तान में ही चले गए। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो प्रेजेंट डे या प्रेजेंट लोकेशन कहां है? इंडिया, पाकिस्तान, गुजरात या बलूचिस्तान, इस तरीके से दे दिया जाएगा आपको। तो आपको याद रखना है फिलहाल की जो लोकेशन इनकी है कौन कौन से स्थलों की, तो हड़प्पा की और मोहनजोदारो की, ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पियाई बस्तियां प्रकाश में आईं। जब कच्छ में हुआ था व्यापक सर्वेक्षण चल रहे थे, उस टाइम पर कई बस्तियां और प्रकाश में आ गई कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें केवल व केवल हड़प्पा, मोहनजोदारो यही नहीं था, इनकी सूची के नाम अलग अलग हैं। जैसे कि राजस्थान में मिला क्या बेटा? कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और हाल ही में कब? तो 1974 के आसपास एक धौलावीरा जगह है या फिर एक स्थल है, इसकी भी खोज की गई थी। याद रखिएगा इस पॉइंटों को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं कि कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पियाई बस्तियां प्रकाश में आईं और हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नाम और भी जुड़ गए, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी। लोथल वॉज द कमर्शियल पोर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जो लोथल हुआ करता था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ करता था बेटा? बंदरगाह हुआ करता था। कौन कौन से स्थल? तो लोथल और रोपड़। एक और स्थल है जिसका नाम है रोपड़। ये दोनों के दोनों स्थल क्या हुआ करते थे? ये पोर्ट्स माना करते थे, जिस टाइम पर वहां पर जो ट्रेड हुआ करती थी। अब आप पूछोगे सर जी ट्रेड किस किस के बीच हुआ करती थी? तो भाई ट्रेड हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में और मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के बीच में। बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर आगे बात की जाए बेटा तो जो खोजों का वर्गीकरण चला, जो खोजों का वर्गीकरण यानी अलग अलग तरीके से खोजें की गई,
तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे किन किन की खोज की जाती है, या जिस टाइम पर भाई खोजों का वर्गीकरण यानी खोजों को हम डिवाइड करते हैं कितने कितने पार्टों में कि कौन कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है खोजों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि में संबंध होता है। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास, याद रखिएगा इस बात को कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से कपास की प्राप्ति हुई है या कपास के टुकड़े मिले हैं, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा स्थलों से क्या मिला है बेटा, कपास के दाने यानी कॉटन हमें देखने को मिली है, कॉटन के टुकड़े हमें देखने को मिले हैं। लेकिन पहनावे के विषय में जानने के लिए हम अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण, भाई मूर्तियों में के सहारे ही हमें पता चल पाता है कि किस तरीके से वहां के लोग रहन सहन हुआ करता था, खान पीन हुआ करता था और क्या वो लोग पहना करते थे। भाई जाहिर सी बात है, अगर मनुष्य होगा, जब आप प्रारंभिक मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आदि मानव के रूप में मनुष्य हुआ करता था। धीरे धीरे विकसित होते 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 मनुष्य ने भाई अपना तन यानी बॉडी ढकना स्टार्ट किया और बॉडी ढकने के बाद भाई वो एक पके हुए खाने की तलाश में निकला था। ये आपको सारी चीजें पता है। तो क्या कहेंगे हम के सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात की जाए कि पहनावा क्या पहनते थे, तो इसके विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रणों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विषय में पहनावे में आप क्या क्या सोचते हैं, तो आपको 4 या 5 डायग्राम बना के दे देगा वो कि मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, व्याख्याएं की समस्या और लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, व्याख्या की क्या क्या समस्याएं आई। तो आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। कौन से महत्व की, तो धार्मिक महत्व की होती थी। जैसे कि एक लड़की को डांस करते हुए दिखाया गया है ना, एक लड़की की पिक्चर है या फिर जिसे हम मूर्ति कहें, उसको किसकी संज्ञा दी गई थी, उसको मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। तो इन्हें क्या, किसका नाम, तो इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है। अन्य संरचनाओं को अनुष्ठान का महत्व माना गया है। जो अन्य संरचनाएं हैं उनको भी किसका महत्व माना गया है, तो अनुष्ठान यानी धार्मिक कर्तव्य का भाई महत्व इनको दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या निकला है, तो इसमें भाई मोहनजोदाड़ो में, याद रखिएगा ये पॉइंट, तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला बेटा, तो एक विशाल स्नानघर तथा कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। समझ में आई आपकी, तो वेदियां सम्मिलित हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। ठीक है, मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। और क्या है, और कभी कभी जिसे जानवरों जैसा दिखाया गया है, जैसे आज की डेट में हमारे भोलेनाथ कभी कभी दिखाते हैं ना आपको कि शिव की जो आकृति है, या फिर इसको भी आद्य शिव बोला गया है। जैसे गर्दन में उनकी सांप होते हैं और नीचे उनके खाल जो होती है वो एक शेर की या चीते वाली खाल को लपेटकर वो दिखाए गए हैं कभी मुद्राओं में बैठे हुए। ठीक है, कभी कभी उनके साथ जो बैल होता है उसको भी दिखाया गया है। तो यहीं पर ये बताया गया है, दोबारा से सुनिएगा, कि इसमें विशाल स्नानघर कहां मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था। और कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। तो कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, जिसे किसकी बेटा, तो आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, और शेयर करने के बाद हर एक स्टूडेंट से भी बोलना है कि भाई चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, याद रखिएगा, एक भी भाई वीडियोज या फिर एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। हम
आद्य शिव मौर्यों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है बेटा? ऋग्वेद है, जिसकी रचना कब हुई थी? तो 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच मानी जाती है। ठीक है, किसकी? तो ऋग्वेद की रचना, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित है। उसमें एक रुद्र नामक देवता का उल्लेख होता है। यह याद रखना है आपको कि रुद्र नामक जो देवता है उसका उल्लेख होता है। ठीक है भाई, पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो गया है। दबा के शेयर जरूर कर देना, एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूट पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।